हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। आज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लाया हूँ NCERT क्लास 6 का, जो आपके यूज इसमें आएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना यानी कौन सी चीज़ प्लास्टिक की है, कौन सी किस मेटल की बनी हुई है, कौन सी चीज़ क्या बना हुआ है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पहचान करनी होती है कि ये चीज़ रबड़ की है, ये चीज़ प्लास्टिक की है, ये चीज़ लकड़ी की है, ये चीज़ लाइलॉन की है, ये कॉटन की है, क्या चीज़ किसकी बनी हुई है, ये आपको सारी चीज़ों का पता लगाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उसमें आप चार्ट का यूज करें। तो देखो दोस्तों, जैसे वस्तु यानी प्लेट यानी थाली, तो किसकी बनी होती है? पदार्थों से। किन किन पदार्थों से मिलकर बनती है? इस्पात की भी बनी होती है, कांच की प्लेट भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, अन्य प्रकार की भी होती है, स्टील की भी होती है, आयरन की भी होती है, एल्युमिनियम की होती है, हर टाइप की होती है प्लेट। ठीक है, अब पेन किस किस क्या चीज का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है, धातु का बना होता है। ठीक है, अब पदार्थ यानी पदार्थों में लकड़ी आ गई, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, इन सब चीजों से क्या क्या चीज बनती है, उन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी कौन कौन सी वस्तु बनती है इन पदार्थों से, यानी इन पदार्थों से बनी वस्तुएं, जैसे कुर्सी, मेज, बल, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए वगैरह। ठीक है, और कागज से क्या बनेगा? पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। ठीक है, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इनके चीजों के बारे में डिटेल में पता करते हैं। तो पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? गिलास जो है कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? मैं कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि गिलास उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। यानी द्रव या लिक्विड वाली कोई भी चीजें होती हैं, उनको रखने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? गिलास का। अब अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो कपड़े में तो पानी सोखता है, अब पानी रुकेगा तो है नहीं, वो इसमें निकल जाता है पानी कपड़े में। अब जब हम प्लास्टिक का बनाएं या फाइबर का बनाएंगे, फाइबर या प्लास्टिक का बनाएंगे, तो उसमें क्या है, पानी स्टोर हो जाता है, कभी पानी निकलता नहीं है। इसलिए क्या है, स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक का या फाइबर्स का। आजकल शादी विवाह में तो पार्टी वेयर में तो फाइबर के भी गिलास होते हैं, प्लास्टिक के भी गिलास होते हैं। ठीक है, ये सारे गिलासेस मिलते हैं। अब देखो इसके प्रयोग, जैसे आपने कपड़े में गिलास धातु का भी बनता है, कांच का भी बन जाएगा, कई प्रकार के कई धातुओं से मिलके भी बन जाता है गिलास। तो जैसे अब ये लड़की प्रयोग कर रही है, हमने कपड़े में पानी डाला तो कपड़े में पानी रुका नहीं, थोड़ी देर रुकेगा पानी, तो फिर वो निकल जाएगा। यानी आप कपड़े में किसी भी लिक्विड वाली या द्रव चीज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कपड़े के गिलास में हमने प्रयोग किया जब जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग कभी नहीं बुद्धिमानी का कारण नहीं। अगर कागज से बने हुए पात्र बनाएंगे और उसको हम आग में रख देंगे तो क्या है, वो जल ही तो जाएंगे, क्योंकि कागज तो आग से जल जाएगा। अगर हम पदार्थ यानी मेटल यानी धातु के अगर हम कोई भी पात्र बनाते हैं तो वो क्या है, जलते नहीं है। वो उससे क्या है, हम कुछ भी चीज बना सकते हैं, उसमें कोई भी सब्जी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीजें। अब जैसे गत्ता है लकड़ी के, तांबे का तार है, एल्युमिनियम की सीट है और चौक है, छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए क्योंकि इनमें चमकीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। जैसे ही आपके प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, यह ताजे कटे पृष्ठों का ध्यान से आप देखें। ठीक है, पदार्थ से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं, इन पदार्थों को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों को कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे संभवतः होगा सके किसी भी ढंग से काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितनी पदार्थों के साथ करते हैं वो देखते हैं। यानी कागज को अगर हम काटेंगे तो कागज चमकीला दिखेगा नहीं, क्योंकि कागज तो
जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर हम किसी धातु को अगर हम काटते हैं, धातु को काटेंगे तो जैसे आयरन है, स्टील है, कोई भी चीज हम काटेंगे तो वो क्या है, सनलाइट में क्या है, धूप में चमकती है। वो जहां कटी हुई उसका सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस यानी पृष्ठ उसका चमकता है। तो देखिए, द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची, यानी जो धातु से बने होते हैं और जो अधातु से बने होते हैं, उनकी सूची वस्तुओं की। काटने के बाद अगर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ने पर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। यानी पदार्थों में किसी से धातु का बना है, किसका बना है, उसको हम रेगमाल से घिसेंगे। धातु का अगर बना होगा, जैसे लोहे पे, आयरन पे हम अगर धातु से घिसते हैं, ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा है पदार्थ जिन प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं, यानी जिन पे चमक होती है, ठीक है, जिन पे चमक होती है पदार्थों पे, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, धातुओं के उदाहरण है। ये धातुओं के उदाहरण है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने एल्युमिनियम पे या हमने आयरन पे अगर रेगमाल घिसेंगे उस पर क्या चमक आती है। रेगमाल जितना घिसेंगे उस पर उतनी ही क्लियरिटी आएगी और चमक भी आएगी। चमक आने से क्या है, उससे पता पड़ जाता है कि ये धातु चमकीला है, ठीक है। तो अब कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, यानी कुछ धातुओं पे हम अगर रेगमाल ज्यादा घिसेंगे तो वो क्या है, चमक खो देंगी अपनी, ठीक है। और द्युतिहीन निष्प्रभ, यानी कि चमकीली कम हो जाती है, यानी चमकाहट उसकी खत्म हो जाती, दिखाई देने लगती है। ऐसा उन वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आयरन को हम बाहर रख दें या उसमें बारिश या पानी या कुछ हो जाए या नमी आ जाए, सीलन आ जाए लोहे पे, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। जंग लग जाती है तो फिर उसकी क्या है, चमक, तो उसकी क्या होती है, चमक खो जाती है, ठीक है, यानी चमक कम हो जाती है। जब हम दोबारा उस पर अगर रेगमाल लगाएंगे तो क्या है, रस्टिंग क्या है, खत्म हो जाएगी। रस्ट यानी जंग, जो जंग लग जाती है आयरन पे वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा उन वायु में नमी वगैरह अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करें। यानी आपने जैसे किसी आयरन की दुकान है, वहां पे जैसे लोहा की दुकान है, वेल्डिंग वाली की दुकान है, वहां जाके देखोगे तो उसमें क्या है, वो ताजे नए आयरन के रॉड्स हैं, यानी सरिया वगैरह जो काटते हैं, तो उनके काटने के बाद आपने उनमें थोड़ी बहुत चमक देखी होगी। चमक होती है आयरन के कटने के बाद, जहाँ कटा हुआ पृष्ठ होता है ना, वहां पे चमक आ जाती है, तो वो क्या है, नया आयरन होता है। अगर उसमें जंग लग जाएगी तो क्या है, चमक खो देगा, यानी द्युतिहीन हो जाएगा। द्युतिहीन यानी चमक जो उसकी चली जाती है, ठीक है, ये होता है। अब आगे पढ़ते हैं कठोर चीजें। जब विभिन्न पदार्थों में अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ दबाने पर संपीड़ित करना, संपीड़ित यानी कुछ दब जाना, कम हो जाना कठिन होता है। जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं तो धातु की एक चाबी लीजिए तथा उससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को, तो एल्युमिनियम वगैरह ये पत्थर, आप जैसे हमने किसी को चाबी ली, चाबी पे अगर हम किसी को रगड़ेंगे तो उसमें क्या है, चमक आ जाती है। किसी चीज को हम जितना रगड़ेंगे चमक आती जाएगी। जैसे आपने आयरन का नाइफ देखा होगा, चाकू, अगर हम उसको पैना करवाते तो जितना घिसा जाता है उतनी क्या उसमें चमक आती जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी जितना खरोचेंगे उतना ही चमक आती है, जितना पैना करेंगे उतनी चमक आती है। यानी उससे पता पड़ती है ये आयरन क्या है, कठोर है। उसको अगर हम आयरन को दबाएंगे तो कहीं संपीड़ित होगा, नहीं होगा। अगर हम रबड़ को दबाएंगे तब से संपीड़ित होती है। ये चीजें कपड़े को दबाएंगे तो ये चीजें कोमल जो चीज होती हैं वो संपीड़ित हो जाती है, मगर आयरन वगैरह ये चीजें, धातु, ये चीजें क्या नहीं होती, कठोर नहीं होती हैं। दोस्तों जैसे मैंने धातु वाली चीजों पे जो निशान लगाए, आप सब लोग इन चीजों को लिख लें।
पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे क्या है आप नोट ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स करें, तो उससे क्या है आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। जो शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे उससे क्या आप रिवीजन कर सकते हो, फास्ट क्विक रिवीजन हो सकता है आपका, यानी ठीक है। तो इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, यानी रबड़ ले लो या कपड़ा ले लो, तो और आयरन को लोगे तो वो संपीड़ित नहीं होगा। जो चीज कोमल होती है वो संपीड़ित हो जाती है आराम से। उदाहरण में जैसे रुई या स्पंज या कोमल। जब लकड़ी कठोर होती है तो दिखावटी पदार्थों के गुण हो सकते हैं, जैसे धातु, कठोर, रुच्छ यानी खुरदरी, रुच्छ यानी खुरदरा, अथवा चिकना, चिकना स्मूथ होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? किसी भी पदार्थ के दिखावट वर्णन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चीजों के बारे में हमने आपको बताया जो चीजें। अब इसमें कठोरता, कोमलता, ये सारी चीजें आप अपने घर पे इन चीजों को प्रयोग करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको पता पड़ेगी कि हाँ कौन सी चीज कठोर होती है, कौन सी कोमल होती है, कौन सी चमकती होती है और किस में चमक नहीं होती है, और चमक कब जाती है, चमक कब आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं विलेय अथवा विलेयता। आज अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक विलेय और विलेयता। ठीक है, तो विलेय और विलेयता क्या चीज होती है? जैसे कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू तथा बालू को रेत भी बोल देते हैं, तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। ठीक है, कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल, यानी जो ठीक है दोस्तों, जल भरा। पहले गिलास में कुछ चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में इसी प्रकार सारी चीजों को डालिए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चमक देखते बिलोड़ित कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाया गया पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है जैसे विलेय। विलेय क्या होता है? जो आपने चीज जैसे पानी और चीनी का नमक घोल लोगे, पानी क्या है हमारा? विलेय, अविलेय, विलेय है, यानी जो चीज घुल जाए पानी में वो क्या होती है? विलेय। और अविलेय क्या चीज होती है? जो चीज पानी में नहीं घुले। जैसे आपने लकड़ी का बुरादा डाल दिया, लकड़ी का बुरादा पानी में डाला तो वो घुला नहीं और वो घुलेगा भी नहीं। लकड़ी का बुरादा उसमें खाली क्या है? वो बैठ जाएगा नीचे जाके। और चीनी है, चीनी को आपने घोल दिया तो चीनी क्या है? घुल जाएगी। और जैसे आपने चौक ली, चौक भी क्या है? घुल जाएगा, मगर वो क्या होगा? फिर भी थोड़ा बहुत वो बैठ जाएगा। यानी जो अविलेय पदार्थ पता पड़ जाती है आपको। इससे क्या पता पड़ेगा कि ये अविलेय पदार्थ है। नमक भी क्या है? घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है। यानी जो विलेय पदार्थ होते हैं उसकी आपको जानकारी होती है, और अविलेय पदार्थ होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। जो आपको जैसे पानी में घोल दोगे, जैसे नींबू पानी बनाते हो, चीनी घोलते हो तो आज में उसमें चीनी नहीं देख पाओगे, क्या है? वो पानी में विलेय हो जाती है। ठीक है, तो यो चीजें विलेय हो जाएंगी तो और जो चीज बैठ जाएंगी पानी के नीचे तो वो कौन सी होंगी? अविलेय। और जो चीज घुल जाएंगी वो होती है विलेय। ठीक है, विभिन्न पदार्थों को जल में मिश्रित करना। अब जैसे जैसे आपने ये सारी चीजें जो चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को आप भी अपने कॉपी में बनाएं, जिससे क्या है आप इन चीजों को घोलने और इन चीजों को जानकारी पता पड़ेगी कौन सी विलेय है और कौन सी अविलेय है। इनका चार्ट बना के आप प्रयोग करें घर पर। देखो दोस्तों, जैसे विलेयता। अब विलेयता क्या होती है? आपने सीखा विलेय, अब सीखोगे विलेयता। अब विलेयता क्या होती है तो सुनो। जैसे हमने चीनी और पानी का घोल लिया, जो चीज हमारी ज्यादा होगी वो होगी विलेयता, और जो चीज कम होगी वो होगा विलेय। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे हमने पानी में चीनी घोलेंगे तो थोड़ी चीनी होती है तो वो क्या है? विलेय। और विलेयता कौन है? जो ज्यादा चीज है, यानी पानी। ठीक है, इसको कहते हैं विलेयता, जो घुल जाए। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। वस्तु जल में तैर तथा डूब सकती है। अब जो चीजें वस्तु जल में डूब सकती हैं, तैर सकती हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलेयित अथवा अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों को उत्तरजीवित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ना। इससे क्या है, सीटेट वगैरह में, सीटेट पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट में भी आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी है इसके लिए। ठीक है, ये हर किसी में आता है।
ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। वस्तु जल में तैर अथवा डूब सकती है, यानी वस्तु तैर भी सकती हैं और डूब कौन सी सकती हैं? जो तैर सकती हैं और डूब सकती हैं उनके बारे में जानकारी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसे आप जल में अबिले ठोस जल में पृथक हो जाते हैं, तो कुछ द्रवों के साथ ऐसे ही देखा होगा कि इनमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल में पृष्ठ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इधर ये प्रयोग करके दिखाया है। इस प्रयोग में देखो जैसे लोहा है और आपके ईंट है, पत्थर है, ये सारी चीज क्या है, ये डूबी हुई है। अब इसमें फोम है, प्लास्टिक है, पत्ता है, ये सारी चीजें क्या है, ये तैर रही हैं। ठीक है, तो आकर तैरने लगते थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं? उदाहरण के लिए आपने देखा, जैसे अब यहाँ से पढ़ते हैं, सतह पर गिरी सूखी पत्ती वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, तो शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, तो सब का क्या होता है? ये चीजें अब हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ से आते हैं यहाँ, ठीक, पारदर्शिता क्या होती है इसके बारे में। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहाँ खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आप कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? यानी शीशे की खिड़की जो होती है जिसके पीछे आप छिपोगे, अब शीशे की खिड़की के पीछे छिप जाओगे तो आपको क्या, आपको हर कोई देख सकता है, आपकी परछाई भी आ जाएगी शीशे की खिड़की के पीछे, या आप ही दिख जाओगे। ठीक है, तो यानी वो क्या है, पारदर्शी, यानी पारदर्शी जो इसको चीज को हम आर पार देख सकते हैं, उसको चीज को कहते हैं हम पारदर्शी। ठीक है, अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पदार्थ के जैसे कांच है, वायु है, प्लास्टिक के कुछ पदार्थ हैं, इनको दुकानदार बिस्कुट, मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, जिससे क्या है, पारदर्शिता रहती है। पारदर्शिता यानी हमें अंदर बाहर की चीजें ज्यादातर दिखाई देती हैं। जैसे ये देखो, ये किसी शॉपकीपर की दुकान है जिसमें उसने कांच की, प्लास्टिक की, इन चीजों में रखा है, तो उसमें क्या है, सारी चीजें दिखती हैं और सेफ भी रहती हैं, साफ भी रहती हैं, जिससे मिट्टी, धूल मिट्टी नहीं जाती है और सभी को दिखती भी है, दिखेंगी तो बिकेंगी। इस विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनके होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी के पीछे आप खड़े हो जाओगे तो आप क्या, दिखोगे ही नहीं। अब दीवार है, दीवार के पीछे आप खड़े हो जाओगे तब भी नहीं दिखोगे। तो ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, जिसके आर पार ना देखा जा सके, वो होती हैं चीजें अपारदर्शी। ठीक है, तो बॉक्स, गत्ते का डिब्बा, धातु के पात्र वगैरह, ये सारी चीजें होती है अपारदर्शी होती है बेटा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, जैसे आपने कभी कागज पे तेल गिरा दिया हो और उस पे आप धूप में देखोगे तो क्या है, थोड़ा धुंधला दिखता है, धुंधला टाइप का दिखेगा, मगर आपको पूरा क्या है, साफ नहीं दिखेगा, दिखेगा पारदर्शी मगर थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, अब जैसे मक्खन है, घी है, कागज पे फैला दीजिए, वो क्या है, धुंधला दिखेगा आपको। अब कभी भी आपने अपने हाथ पे टॉर्च रख के देखी होगी तो वो क्या है, लाइट आती है मगर पूरी आर पार नहीं होती है, उससे क्या लाइट रुकती है, यानी अपारदर्शी। अर्ध अपारदर्शी यानी आधा रोशनी बाहर नहीं आती है, यानी रोशनी कम आ पाती है बाहर, आपका हाथ लाल 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 हो जाता है, तो उससे क्या, पारदर्शिता कम होती है, इसको कहते हैं। ठीक है, पहले किसी अंधेरे कमरे में अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली पर ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी हथेली का परीक्षण कीजिए, तो जानते चाहते हैं कि आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी है, तो पारभासी, इसको क्या कहते हैं हम, पारभासी, जिसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है और कम दिखाई देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पारभासी। हमने यह सीख लिया कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनमें जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग विभिन्न भिन्न होते हैं। वे जल तैरते अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी होते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं,
ठीक है। और अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, और पारभासी वो होता है जिसके आर पार हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, साफ क्लियरिटी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें ये चीज होती है कठोर, अबिलय, द्युतिमय यानी चमकीला, पदार्थ। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसमें आप सारे नोट्स बनाएं, जिस चीज को मैंने जिस तरीके से बताया मैंने आपको, आप सभी इन चीजों के नोट्स बनाना, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। अब देखो इन चीजों को आप जरूर क्या करना, कॉपी पे नोट डाउन करना, जिससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको याद करना, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको पेपर में भी आसानी होगी इन चीजों को समझने में। ठीक है। और जिस चीज से जो वस्तु या धातु बनती है वो आपको बतानी, जिस धातु से या जिस भी तत्व से जो चीज बनेगी उसको आपको भी लिखना होगा, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो पाए। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी फायदा ले सकें। और आज के लिए इतना ही, आज आपकी क्लास खत्म होती है। ठीक है दोस्तों, कल हम आपको फिर मिलेंगे नई चैप्टर के साथ। ठीक है।